प्यारे छात्रों, इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज़ और बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे नीट हो गया, जेई मेंस हो गया या फिर पॉलिटेक्निक, जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हम कोशिश करते हैं जो भी हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो सारे इसमें कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला इस अध्याय जो सीरीज़ है उसका पहला लेसन है ये, तो इसे शुरू करते हैं। और जो भी इसमें कमियां खामियां होंगी वो समय के साथ साथ दूर कर दी जाएंगी। आप लोगों के सुझाव भी इसमें आमंत्रित हैं। आप जो भी सुझाव देंगे मैं प्रयास करूँगा कि उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो शुरू करते हैं इसमें। तो पहला हमारे पास है फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है आपका, तो है विच अमंग द कर्व्स कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। मतलब हमारे पास कर्व हैं कुछ, मैंने आपके यहाँ पे कुछ कर्व दिए बना के दिए हैं और इनमें से हमने बताना है कि कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कौन कौन से नहीं करते हैं या कौन कौन से करते हैं, क्वेश्चन जो भी आप समझें। तो जो जो नहीं करते हैं, देखिए कौन कौन से नहीं करते हैं, आप पहले पे ध्यान दीजिए। पहला किस तरह का है, तो एक कर्व है जिस पे प्लस चार्ज है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास प्लस चार्ज है उससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को जाती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप प्लस चार्ज हैं तो प्लस से फील्ड लाइंस बाहर को जाती हैं। लेकिन कोई भी कर्व हो अगर, तो उससे फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उस पर परपेंडिकुलर होके। अगर इस तरह कर्व है तो इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर को जाएंगी फील्ड लाइंस। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, रैंडमली जा रही हैं कहीं भी। इसको देख लीजिए या ये वाली लाइन देख लीजिए आप, भले ही आउटवर्ड जा रही हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है इस सरफेस से। ठीक है, जो हमारा पर्टिकुलर सरफेस है इससे परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए ये भी रिप्रेजेंट नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा बी वाला देखेंगे तो बी में आप देख रहे हैं हमारे पास चार्ज हैं अलग अलग। बी आपका है तो प्लस है, प्लस से बाहर जाती हैं, बाहर दूर जा रही हैं। ठीक है, माइनस है, माइनस से अंदर की तरफ को आती हैं, लेकिन यहाँ माइनस से बाहर की तरफ को जा रही हैं, ये देखिए आप। तो बीच में माइनस चार्ज है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये है माइनस चार्ज और इससे एक तरफ से तो ठीक है अंदर को आ रही हैं लाइंस, लेकिन यहाँ से बाहर को जा रही हैं। ऐसा नहीं होता है, जो माइनस चार्ज है उससे सभी दिशाओं से फील्ड लाइंस अंदर की तरफ को आती हैं, इसकी तरफ को, माइनस की तरफ को। तो ये वाला यहीं पे गलत हो गया है। आप इसे भी देखोगे तो प्लस चार्ज की को अंदर की तरफ, प्लस चार्ज की तरफ आ रही हैं, ये भी गलत है। भले यहाँ दूर जा रही है लेकिन यहाँ क्या आ रही है, अंदर आ रही हैं। इसी तरह इस प्लस चार्ज के लिए देखोगे तो ये इसकी तरफ जा रही हैं, जबकि ये गलत है, इससे बाहर निकलती है लाइंस। तो मैं आपको एक छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से अगर हमारे पास एक सीट है और ये प्लस प्लस है इस पर, तो इससे फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी दोनों दिशाओं में, इस तरह बाहर को। ठीक है, इसी तरह जो माइनस होगा तो माइनस को के लिए क्या होगा, माइनस के लिए होगा आपका, अगर माइनस है इसके अंदर तो इस तरह आप फील्ड लाइंस दिखाओगे और सभी ऐसे अंदर की तरफ को आएंगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं जिन्हें हम, विद्युत बल रेखा कहते हैं जिन्हें। सी देखोगे आप तो सी में देखिए एक प्लस है, प्लस से बाहर की तरफ जा रही हैं सारी लाइंस। ठीक है, और दूसरा भी प्लस है, इससे भी बाहर की तरफ जा रही हैं। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर रही हैं, क्योंकि ये लाइन आपस में इंटरेक्ट करेंगी। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो बीच का पोर्शन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। जबकि प्लस से इस तरह से ऐसे जाना था उसने बाहर, ऐसे ऐसे, लेकिन वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे क्या ऐसे मुड़ जा रही हैं। मुड़ जा रही है मतलब क्योंकि सामने क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये वाला आपका सही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह आप डी देखेंगे, डी में देखिए क्या कमी है, तो ये प्लस है, प्लस है, प्लस है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर जा रही हैं, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ देखो अंदर की तरफ आ रही हैं परपेंडिकुलर। थोड़ा इस तरफ होता है जब आप प्लस माइनस का दोनों का बनाते हैं कभी भी, जैसे देखिए यहाँ पे बना है आपका ये वाला, तो इस तरह से ये कर्व वाला हिसाब दिखता है हमें, है ना।
प्लस से माइनस की तरफ जाती है तो थोड़ा कर्व बन जाता है, ठीक है ना, इस तरह का। तो ये भी है, ये ज़्यादा कमी नहीं है, ये चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कमी क्या है, इसमें कमी है कि बीच में देखिए लूप बन रहे हैं, ऐसे गोल गोल लूप। तो इस तरह के गोल लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती हैं। जो लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हैं वो ऐसे क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ये गलत है, इसलिए ये गलत है ये ऑप्शन आपका। तो इसमें से केवल ये वाला सी वाला सही है, बाकी सब कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कोई भी ये। अगला देखते हैं। तो अगला हमारे पास है, आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में देखो हमारे पास क्या है, एक वाई जेड प्लेन है और ये एक्सल आपका हो गया, और वाई जेड प्लेन के पैरेलल जो आप प्लस वाली लाइन देख रही हैं, प्लस वाली लाइन, तो इसमें देखिए क्या है कि कुछ डिस्टेंस पे जो ओरिजिन आपका यहाँ है, ओरिजिन से 2D की डिस्टेंस है, ठीक है, 2D की डिस्टेंस पे हमारे पास एक प्लेन है जिसमें क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के आपके यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का एक प्लेन है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कहाँ से आएगा, आवेश घनत्व है या चार्ज डेंसिटी है एक समान, तो उसका कोई प्लेन है आपके पास सामने 2D डिस्टेंस पे, ठीक है, ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में। अब आपको ये बताना है कि ओरिजिन पे अगर एक प्लस चार्ज आप रखोगे, प्लस क्यू चार्ज रखोगे, तो ये तो आपकी दो सिचुएशन बन गई, एक चार्ज यहाँ पे और एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाला सरफेस यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि आप एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को कहाँ पे रखोगे एक्स डायरेक्शन में, कि इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको बताना है डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस बतानी है जहाँ पर आप किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखोगे, और रखोगे किस तरह से कि उस पर नेट चार्ज जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, चार्ज नहीं, नेट फोर्स जीरो होगा इस पे, ठीक है। तो आप अगर नॉर्मली सोचें कहाँ रखें, तो इसकी पोजीशन हम कॉमन सेंस से, हम कैलकुलेटेड तो नहीं कर सकते हैं, बट कॉमन सेंस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम उसकी पोजीशन, क्योंकि वो प्लस है, अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, अगर हम यहाँ रखते हैं उसको तो ये तो उसे रिपेल करके दूर भगा देगा और ये भी उसे रिपेल करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ये उसे अट्रैक्ट करेगा तो वो वापस आ जाएगा और ये उसे रिपेल करेगा तो वो दूर जाएगा। तो एज ए रिजल्टेंट जो दो फोर्स, एक इधर को एक इधर को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जीरो हो भी सकता है। लेकिन वो कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज होता एक इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों से एक नेगेटिव होता तब होता है ऐसा। लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं तो ओबियस सी बात है कि दोनों कहाँ जाएगा, वो आएगा इन दोनों के कहीं बीच में, इन दोनों के बीच में ही रहेगा वो कहीं। उससे क्या होगा कि ये प्लस उस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ को, और जो प्लस क्यू है वो फोर्स लगाएगा इस तरफ को, ठीक है। तो जो आपका सिग्मा वाला है, एक समान चार्ज डेंसिटी है जो, तो वो उस पर फोर्स कहाँ लगाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ओरिजिन की तरफ, और जो प्लस क्यू है वो उस पर फोर्स कहाँ लगाएगा, वो लगाएगा ओरिजिन से दूर, ठीक है, या एक्स अक्ष की धन दिशा में। तो इस तरह से आप देखोगे कि दो फोर्स लगेंगे इक्वल एंड अपोजिट जब उसे आप रखोगे बीच में। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने यही बताना है कि जो आपका टेस्ट चार्ज होगा क्यू नॉट, उस पर फोर्स लगेंगे, फोर्स एक लगाएगा उस पर फोर्स ऑन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, आपका टेस्ट चार्ज, जिसे हम उन दोनों के बीच में रखने वाले हैं कहीं। तो ड्यू टू उस पर क्यू के कारण उस पर फोर्स लगेगा, उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे और F1 उसे मान लेंगे। और ये किसके बराबर होना चाहिए, जो उस पर फोर्स लगेगा ड्यू टू चार्ज्ड प्लेन, जो हमारा प्लेन हमने प्लस प्लस का माना है, तो जितना फोर्स ही इस पर लगाएगा उतना ही कौन लगाएगा उस पर फोर्स, ये। तो आप इतना क्लियर कर लो यहाँ पे सरल तरह से कि ये फोर्स लगाएगा F1 और ये वाला कौन सा लगाएगा, ये लगाएगा F2। और किस पे लगाएंगे, जो क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज होगा उसको हम यहीं यहाँ कहीं बीच में रखेंगे, इसके इन दोनों के बीच में, ठीक है। बीच में क्यों रखेंगे आप समझ गए होंगे। तो अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स आपने बताना है, तो पहला जो F1 है आपका, दो चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस सपोज x मान लो आप कि हम उसे x डिस्टेंस पे रखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, आप उसे कूलम लॉ अप्लाई कर दो, सीधे इतना आ जाएगा। अब इसी तरह जो आपका अगला है F2 की बात हम कर रहे हैं, जो चार्ज्ड प्लेन उस पर फोर्स लगाता है, टेस्ट चार्ज पे लगाता है।
तो उसे आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा, F इक्वल टू क्या होता है आपका क्यू ई। अब ई कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ई हम कैलकुलेट करते हैं जो गॉसेज लॉ हमारे पास हैं। तो गॉसेज लॉ में हम पढ़ते हैं एक डेरिवेशन की, हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है जिस पे प्लस प्लस चार्ज हैं, तो इससे इधर और इससे इधर दोनों तरफ के लिए हमारे पास निकलता है फोर्स ई। तो ई आपका वहाँ निकलता है कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इतना हमारा निकलता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका सीधा ई है। ठीक है, और एफ़ आपने किससे लगा दिया, एफ़ इक्वल टू क्यू ई। तो ई की वैल्यू आपने रखी और क्यू आपका क्या है क्यू नॉट। तो F2 इतना हो गया। आप दोनों को आप इक्वेट कर दोगे F1 इक्वल टू F2, और जब इसे इक्वेट करोगे तो इससे सिंप्लीफाई करके आपको x मिल जाएगा। तो आप देखोगे कि x की वैल्यू इतनी आ गई है, √Q अपॉन 2 पाई सिग्मा। तो इस तरह से जो हमारा चार्ज आएगा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, उसे हम बीच में ऐसी पोजीशन पे हमें रखना है जहाँ पे उसे नेट फोर्स 0 लगेगा, तो इन दोनों के मध्य कहीं होगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट ये आपका है यहाँ पे। तो सिंपल से क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, थोड़ा ट्रिकी होते हैं, हल्का फुल्का। तो आप जब करोगे धीरे धीरे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप, और आप समझ जाओगे कि किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। अगला आपका क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गाउसियन सरफेस ए। ये आपका कोई गाउसियन सरफेस है ए। ठीक है, ओह सॉरी, एक सेकंड, हाँ थोड़ा रुकिए, चलिए थोड़ा सा। हाँ, तो आपका एक गाउसियन सरफेस है ए जो बाहर से हमने बनाया है, और दूसरा गाउसियन सरफेस ये बी है आपका। ठीक है, जिसमें Q1 और Q2 हैं, और इनके मान आपको यहाँ पे दिए हैं, मैंने इधर लिखे हैं Q1 Q2 और एप्सिलॉन नॉट के। तो इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गाउसियन सरफेस ए के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम सिंपली करेंगे। आप देखोगे ए ने कितना चार्ज इनक्लोज करा है Q3, और साथ में Q1 Q2 भी इसी ने इनक्लोज करा है। ए के अंदर तो हैं, भले यहाँ वो अंदर जो गाउसियन सरफेस बी है हमारे पास उसने भी इनक्लोज करा है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसने ये सारे इनक्लोज करे हैं। तो जो हमारा फाई आएगा वो आएगा Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q नेट आप निकाल देंगे। नेट चार्ज कितना है, देखिए Q1 की वैल्यू है -14 माइक्रो कूलम, और Q2 की वैल्यू है आपकी 78.75 माइक्रो कूलम। इसी तरह Q3 की वैल्यू है -56 माइक्रो कूलम, और एप्सिलॉन नॉट तो आपको याद रखना है 8.85 इंटू 10⁻12 यूनिट आप लिख लोगे इसकी। हाँ, तो आप इनकी वैल्यू रखोगे सबको, तो कोई प्लस है कोई माइनस है, यानी आप सॉल्व करोगे तो 8.85 इंटू 10⁻6 आता है, और अपॉन में आपका इतना है, तो 8.85 से ये कट जाएगा और आपका बच जाएगा 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स, सॉरी पर कूलम कह सकते हैं आप इसे। तो ये आपका फ्लक्स आ जाएगा इस तरह से कैलकुलेट करके। इसी तरह अगला देखते हैं हम। हमारे पास अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक चार्ज है 4Q। अब इस चार्ज से हम दो चार्ज हमारे पास अलग अलग हैं, इसके अलावा एक है Q और एक है कैपिटल Q, स्मॉल q और कैपिटल Q। अब हम इस चार्ज से 4Q से स्मॉल q को r/2 डिस्टेंस पे रखते हैं, C पॉइंट है जो हमारा, और इसी तरह हमारे पास जो कैपिटल Q है उसे 4Q से r डिस्टेंस पे रखते हैं, इस तरह से। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि एक तो आपको बताना है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज कैपिटल Q। मतलब मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू कितनी होगी, और नेचर मतलब इधर वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये आपको बताना है। Q चार्ज कैपिटल Q जिसे हमने दूर रखा है, और किस कंडीशन में बताना है आपने ये कि सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज स्मॉल q इज़ 0। तो स्मॉल q पे जब कि इस चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो पूछ रहा है कि इस चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे जो हमारा स्मॉल q है, तो स्मॉल q पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए
किस तरह से, पहले तो ये देखें कि इसका साइन क्या होगा, जो कैपिटल क्यू है उसका साइन क्या होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए हमें ये बताना होगा कि इसमें जो भी हमारे पास, देखिए क्या होगा कि 4Q, आप यहाँ से देखो कि 4Q इस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये इसे रिपेल करेगा इधर को। अब ये जब इधर को रिपेल हो जाएगा तो इस पर नेट फोर्स 0 तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास कैपिटल Q है उसको भी इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब जो कैपिटल Q है वो इस पर फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स भी इक्वल होना चाहिए किसके, 4Q के द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स। तो आप देखोगे यहाँ पे, आप ज़रा इस सवाल को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें। हम देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, R/2 टोटल R, यानी ये भी R/2 डिस्टेंस है। और जब मतलब ये Q जो हमारे पास स्मॉल q है ये दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ये इसको रिपेल करेगा तो ये भी इसे रिपेल करना चाहिए, और इक्वल मैग्नीट्यूड से रिपेल करना चाहिए। इसका मतलब कैपिटल Q भी आपका प्लस होना चाहिए, और साथ में इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, जितनी इसकी वैल्यू है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर हैं दोनों की, 4Q की Q से, स्मॉल q से, और कैपिटल Q की स्मॉल q से, दोनों की डिस्टेंस बराबर हैं। इसका मतलब जो ये है वही ये भी होना चाहिए, तभी तो बराबर फोर्स लगेगा, जितना रिपेल ये करेगा उतना ये भी इसे रिपेल करेगा, और इस तरह से जब दोनों उसे बराबर रिपेल करेंगे तो तब जाके उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 लग पाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि जो 4Q है उससे हमने एक चार्ज स्मॉल q, एक चार्ज कैपिटल Q रिस्पेक्टिवली R/2 और R डिस्टेंस से रखे हैं, इस तरह से। तो इसे आप सॉल्व करोगे किस तरह से, आप ये बताओगे कि जो फोर्स लगा ड्यू टू Q स्मॉल q पे, वो लगेगा इधर को, क्योंकि हमने ये मान लिया ना कि ये प्लस होना चाहिए तभी जाके, वरना क्या होगा अगर ये माइनस हो जाएगा आपका स्मॉल कैपिटल Q, तो ये तो इधर को चला जाएगा, ये इसे रिपेल कर रहा है और ये इधर को इसके पास चिपक जाएगा, तो कहाँ उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, उस पर नहीं लगेगा, उस पर एज ए फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो मोशन कर रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है। मोशन अराइजेज ड्यू टू फोर्स, आपने 11th में पढ़ाई है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये कैपिटल Q आपका नेगेटिव होगा तो इस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स होगा, इसलिए कैपिटल Q कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसकी मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो FV है ड्यू टू फोर्स कैपिटल Q, फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q, और इसी तरह जो आपका FA है वो है फोर्स ड्यू टू 4Q। तो इन दोनों का आप इक्वल करोगे, FA और FV को आप इक्वल करोगे तो FA आप कैलकुलेट कर लोगे, इसके कारण है, तो एक चार्ज 4Q हो गया, एक हो गया स्मॉल q, कूलॉम नियम में जो आप कूलॉम का लॉ है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ इसे आप अप्लाई करोगे तो ये इतना आ जाएगा। इसी तरह FV भी आप अप्लाई करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R/2², क्योंकि स्मॉल q से दोनों की डिस्टेंस क्या मिली, हमें बराबर मिली, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको सीधे सीधे सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो केवल क्या बचेगा 4Q और कैपिटल Q। तो इसका मतलब कैपिटल Q इक्वल टू 4Q। तो और कैसा होगा उसका जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगले में हमारे पास क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है कि मैं सीधे आपको डायग्राम से समझाता हूँ। तो देखिए आपके पास दो स्पेयर हैं A और B, ठीक है, मेटल के हैं दोनों स्पेयर, और इनको हमने सिल्क के थ्रेड से सस्पेंड कराया है, लटकाया है, जिनकी लेंथ आपको 0.5 मीटर दी है। अब इनिशियल में ये ऐसे नहीं थे, इनिशियल में मतलब एक ही पॉइंट से हमने दोनों को सस्पेंड करा था, और दोनों जैसे रहते हैं, जैसे इस तरह से इससे ऐसे इस तरह से मतलब आसपास रहे होंगे दोनों शुरू में। तो बाद में हमने क्या किया कि दोनों को इक्वल चार्ज दे दिया, Q चार्ज इसे और Q चार्ज इसे। अब जब दोनों को इक्वल चार्ज देंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये कंडीशन है उनके एक दूसरे को रिपेल करने की बात की। तो इन्होंने इन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल किया होगा, और अब इनकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे आ गई है A और B पे।
और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 0.2 मीटर। तो हमने यहाँ पे सी को सेंटर मानते हुए 0.1 और 0.1 इनको किया हुआ है। अब आप देखेंगे, अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बॉल, कि इन पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो हमारी प्रत्येक बॉल है, क्यू जो हमारे प्रत्येक चार्ज जिसको हमने दिए, दोनों स्पेयर हैं या बॉल कहें इन्हें, तो इस पर देखेंगे हम एक फोर्स ये लगेगा एफ कूलॉम फोर्स जो होगा रिपेल का, रिपल्सन का। दूसरा डाउनवर्ड लगता है एम जी, इसका वेट होगा। और तीसरा इस पर जो रोप है हमारे पास, थ्रेड है सिल्क की, उस पर लगेगा टेंशन फोर्स टी। ठीक है, अब अगर देखो इसने इसको रिपेल किया है, बाहर से कोई भी इस पर वर्क नहीं किया जा रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे। मतलब जो इस पर रिजल्टेंट फोर्स है अब वो जीरो होगा, क्योंकि वो इस पोजीशन में है। तो इस पर यहाँ पे फिक्स है, वो यहाँ से ना इधर जा रहा, ना उधर जा रहा, ना ऊपर जा रहा, नहीं नीचे नीचे जा रहा है ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे, क्योंकि हमें क्या बताना है, चार्ज बताना है इसका, तो हम जो भी हमारे फोर्स हैं, जैसे एफ़ है, एफ़ आपका इस डायरेक्शन में है, तो हम जो इसके सामने वाली साइड है, जो आपका ये ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, इसकी प्रत्येक साइड के रूप में से कंपेयर कर लेते हैं। तो एफ़ को हम मान लेंगे जो साइड हमारे पास है ए सी हम मान लेंगे इस तरह से। इसी तरह जो हमारा क्यू है, एम जी है सॉरी, तो एम जी वर्टिकल है, तो इसे हम ये वाली साइड मान लेते हैं। ठीक है, जो आपका सी ओ आ रहा है, ये पॉइंट सी आपका, तो सी ओ। और इसी तरह जो आपका टेंशन फोर्स है उसे ये वाली साइड मान लेते हैं ए ओ। ठीक है, इतना हम इसे मान लेंगे। तो इन्हें जब हम इक्वल साइड के इक्वल मान लिया, हम इन्हें कंपेयर कर लेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो क्या लेंगे, हम रेशियो लेंगे रिस्पेक्टिव साइड्स का, एफ अपॉन ए सी, और इस तरह एम जी अपॉन सी ओ या ओ सी, और इसी तरह टी अपॉन ओ ए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। तो इसे अगर हम करते हैं इस तरह से, तो आप देखोगे इस तरह से हमने उसे कंपेयर किया, एफ अपॉन ए सी, एम जी अपॉन ओ सी, टी अपॉन ओ ए। तो इसमें टी हमें पता नहीं है, टेंशन फोर्स हमें पता नहीं है। एफ कूलॉम फोर्स है, हम उसे निकाल सकते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, निकाल सकते हैं ना इतना। और इसी तरह यहाँ पे क्यू स्क्वायर छोटा है। ठीक है, इसी तरह आप देखोगे तो हम सीधे सीधे इन दो चीज़ों को ले लेते हैं, हम तीसरे को नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं है। इसलिए इन दो चीज़ों को ले लेंगे, इन दो साइड को, और इन्हें हम अगर रख लें तो एफ इक्वल टू आप क्या कर लेंगे, एम जी इंटू ये ए सी वहाँ चला जाएगा राइट हैंड साइड में। तो जब हमने केवल इन दो को लिया है, तो इसमें हमने यही किया, एफ हमने निकाल लिया है ए सी को ट्रांसपोज करके। अब इनकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ मैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है एंड इक्वल हैं, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन जो उनके बीच की डिस्टेंस है ए बी स्क्वायर, और इक्वल टू एम जी इंटू ए सी अपॉन ओ सी। तो अब आप डायग्राम में ले चलता हूँ आपको, डायग्राम में आप देखोगे तो ओ सी आपको पता है 0.1 मीटर है, लेकिन सॉरी ए सी आपको पता है ना 0.1, आपको ओ सी नहीं पता है। तो ओ सी आप क्या करेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे फाइंड कर लेंगे। तो 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे करेंगे तो इतना आ जाएगा, और बाकी से आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी, उनके बीच डिस्टेंस 0.2 है, तो इसका स्क्वायर। और यहाँ एम आपको दिया है, उसका वेट दिया था आपको 10⁻³ किलोग्राम, और जी आपको पता है 9.8, और ए सी की वैल्यू है 0.1, और जो आपका ओ सी था उसको आपने कैलकुलेट किया है, और आप इसे जितना कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में बेसिकली तरीका ये रहता है कि आप 10 की पावर को गेस करें। तो 10 की पावर गेस करके आपको काफ़ी इजी हो जाता है उसके आंसर को प्रिडिक्ट करने में, क्योंकि आपको MCQ दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, और चारों में से आपको गेस करना ऑप्शन कौन होगा। तो आपका हर बार हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है और आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना कर पाएँ, तो वहाँ पर आपको 10 की पावर को गेस करना है, और साथ में उसका चार्ज देखना है,
और अगर 10 की पावर से है मतलब थोड़ा बहुत इससे गेस करना आपने किसके अराउंड होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, MCQ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस क्या होगा। तो दो चार्ज हमारे पास हैं, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, एक चार्ज ये है यहाँ पे और एक चार्ज यहाँ पे है, दोनों रखे हैं, बीच की डिस्टेंस सपोज R है। अब क्या हो रहा है कि पहले इनके बीच क्या थी, एयर थी, दोनों चार्ज के बीच में जो थी एयर थी, मीडियम हवा था यहाँ पे। अब हमने उस मीडियम को हटा दिया है, सपोज हमने कुछ और रख दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। तो जब ऐसा करेंगे तो वो पूछ रहा है कि इनके फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, या फोर्स क्या होगा, जैसे डिक्रीज डिक्रीजेज K टाइम्स, रिमेन्स अनचेंज्ड, इंक्रीजेज K टाइम्स और डिक्रीजेज K स्क्वायर टाइम्स। तो आपको पता है कूलॉम्स लॉ जो हमें कहता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एक आता है K और Q1/r²। तो आप सीधे कहते हैं F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो अगर आप वहाँ पे कोई भी चीज़ रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो सीधे सीधे कहाँ रहा वो, F के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब F क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाय K टाइम्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो A हो जाएगा, F डिक्रीजेज K टाइम्स, ठीक है। और अगर आपको ये पता करने की K क्या है आप नहीं समझें, तो वैसे मैंने पहली जो वीडियो बनी है कूलॉम्स लॉ पे, तो उसमें मैंने समझा रखा कि K क्या है, तो आप उसे देख सकते हैं। अब अगला आपके पास है, इसमें हमारे पास देखिए एक स्फेयर है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और जिसके अंदर Q1 और -Q1 चार्ज एनक्लोज किए हैं इसने, और आप देखोगे एक चार्ज इसके बाहर भी है। अब आपको बताना है द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किन के कारण होगा। तो क्वेश्चन आप समझ लो, गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और उसने दो चार्ज एनक्लोज करे हैं, +Q1 और -Q1, और बाहर से एक चार्ज और है Q2। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा। ऑप्शन है Q2 ओनली द पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव मतलब ये और ये, ऑल द चार्जेस मतलब सभी के कारण, या फिर ओनली ड्यू टू +Q एंड -Q जो कि इसके अंदर हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता तो इनके कारण होता, दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाता आपका 0, क्योंकि Q नेट कितना होता है 0, Q नेट निकालते हैं आप, तो गाउसियन सरफेस ने केवल इन दो चार्ज को इनक्लोज करा है। तो अगर वो फ्लक्स पूछता तो फ्लक्स इन दोनों के कारण होता, और Q कितना आ रहा है, 0 आ रहे हैं, तो वो 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण होगा, इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी। तो इसका ऑप्शन है C, क्योंकि सभी की अपनी फील्ड लाइंस होती हैं, तो सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3e एंड मास 2m इज़ मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो एक चार्ज है आपके पास 3e जिसका मैग्नीट्यूड है Q = 3e है, और साथ में उसका मास है 2m। अब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है, तो आपको बताना है द एक्सेलरेशन इम्पार्टेड टू द चार्ज इज, जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं इस तरह से। तो देखिए एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, तो F = m से आप क्या निकाल देंगे, A = F/m, इतना आप बता देंगे A। और अब आपने F कितना बताना है, F = QE, Q आपको 3e दिया है और E आपकी E की वैल्यू E है, तो सीधे सीधे आप वैल्यू रखेंगे 3e × E अपॉन मास उसका 2m है, तो इतना आपका एक्सेलरेशन A आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में है, ए सोप बबल इज़ गिवन नेगेटिव चार्ज, इट्स रेडियस विल। तो एक साबुन का बुलबुला है इस तरह से, और इसे नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। नेगेटिव चार्ज आप R से दे दो, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इसका जो रेडियस है इसकी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, या अनचेंज रहेगी, या फिर फ्लक्चुएट करेगी, कम ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब कभी बढ़ेगी कभी कम होगी। तो आपको इसमें सिंपली एक चीज़ याद रखनी है
कि अगर हम किसी आपने 11th में पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन कर दें कि सोप बबल का, तो उसकी रेडियस जो है वो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इलेक्ट्रिफिकेशन होने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। कोई भी चार्ज उसे दो तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सीधे सीधे सरफेस टेंशन कम होगा तो रेडियस उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, सिग्मा सरफेस टेंशन है, सपोज आर उसकी रेडियस है, तो जो पी एक्सेस इसके अंदर निकलता था, एक्सेस प्रेशर, अतिरिक्त दाब पढ़ा होगा आपने, तो वो निकलता था 4 सिग्मा अपॉन आर। और अगर वाटर ड्रॉप होगी तो 2 सिग्मा अपॉन आर। ऐसा क्यों होता था? आप जानते हैं जो वाटर ड्रॉप है तो उसमें अंदर से पूरा ऐसी रहती थी, पूरा पानी रहता था, और उसका फ्री सरफेस केवल एक ही होता था, ये बाहर वाला फ्री, मतलब जो एयर के कांटेक्ट में है, तो इसलिए उसमें 2 सिग्मा आता था। लेकिन जो सोप बबल था तो आप उसमें देखते हैं 2 फ्री सरफेस होती हैं। फ्री सरफेस मतलब जो एयर के कांटेक्ट में है, तो एक अंदर वाली, एक बाहर वाली। तो इस कारण से हम यहाँ पे क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 2, इसलिए कितना आता था सोप के लिए, 4 सिग्मा अपॉन आर। ठीक है, तो ये है सिर्फ इस केस में जब पी एक्सेस हम निकाल रहे हैं, और जब हम इसे इलेक्ट्रिफिकेशन कर देते हैं, इसे चार्ज दे देते हैं, तो उस कंडीशन में जो पी आपका आता है वो आता है पी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस 4 सिग्मा अपॉन आर। यानी जो अंदर का प्रेशर वो और बढ़ जाता है। तो अंदर का प्रेशर और बढ़ेगा तो उसकी रेडियस बढ़ेगी, आर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, इस तरह से। ठीक है, तो आप इतना याद ना रखें, तो आप सीधे ये याद रख लें कि इलेक्ट्रिफिकेशन अगर उसका करें, हम उसे कुछ चार्ज दे दें तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। और अगर सरफेस टेंशन कम हो गया है, सरफेस टेंशन यानी सरफेस के कारण में जो टेंशन जो अंदर की तरफ लग रहा है फोर्स, वो कम हो जाएगा, तो ये थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगी, बाहर को आ जाएगा। तो इस तरह से ये है, तो इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, अब मुझे लग रहा है 2-4 ही बचे हैं इसमें क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपका है, हमारे पास 2 वर्टिकल प्लेट हैं, 2 मेटल प्लेट्स हैं, और उनके बीच का सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनको हमने क्या करा है, एक डीसी सोर्स से कनेक्टेड करके रखा है। 2 प्लेट हैं, एक ही है, इस तरह से प्लस यहाँ से दे रखा है और माइनस इधर दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच एक प्रोटॉन को रख देते हैं, यहाँ पे जो रखा हुआ है प्रोटॉन, और जब इसे रेस्ट पे रखते हैं उसके बाद इसे रिलीज़ करते हैं, प्लेट के बीच में रिलीज़ कर छोड़ देते हैं उसे, तो हमें ये दिखता है कि इट इज़ फाउंड टू मूव एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल जस्ट आफ्टर रिलीज़। जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं तो ये वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे मोशन करता है। ठीक है, मूव करता है इस तरह से इधर को। तो आपको ये बताना है, ठीक है, तो इसमें आपको ये फाइंड आउट ये करना है कि जो हमने कितना पोटेंशियल उसे दिया है, जो पोटेंशियल आपने दिया है ना, वो कितना होगा। शायद मैंने लिखा नहीं है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो आपने पोटेंशियल उसे दिया वो कितना है। तो जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस x लिखा है, तो आपको ये x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए आप इसे फाइंड कैसे करेंगे। आप सिंपली यहाँ पे ध्यान दो कि पहले देखो कि प्रोटॉन पे कितने फोर्स लगेंगे। तो जब आप प्रोटॉन को मेटल प्लेट के बीच में रखेंगे, जिन पे एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो ओबियस सी बात है उस पर प्रोटॉन कैसे होता है, प्लस होता है, तो प्लस को रिपेल करेगा, माइनस उसे अट्रैक्ट करेगा, तो इधर को जाएगा, तो इधर को उसने मूव करना था। दूसरा, उसका कुछ वेट मास भी होता है, और स्मॉल जी भी होगा, तो इसलिए उसका वेट होगा, तो उसके कारण उसने नीचे जाना था। अब इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ ज़्यादा होती तो वो उधर को जाता, अगर क्यू ई ज़्यादा होता तो इधर को जाता, एम ई ज़्यादा होता तो नीचे आता। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो बीच में जा रहे हैं। बीच में मतलब ऐसे ये एम जी है और ये क्यू ई है, तो ये दोनों से 45 डिग्री बना रहे हैं, 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इतना ही ये खींच रहे हैं और इतना ही ये उसे खींच रहा है नीचे की तरफ। दैट मीन्स जो उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, क्यू ई एंड एम जी, बोथ आर इक्वल। तो आप यहाँ से सीधे क्या करोगे, क्यू ई इक्वल टू एम जी, तो क्यू ई को आप एम जी के इक्वल कर लोगे, तो आपको यहाँ से ये आप कितना लिखोगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और उसके लिए आपको रिलेशन याद करना पड़ेगा बिटवीन ई एंड वी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई इक्वल टू आपको पता है वी अपॉन डी होता है।
ठीक है, इसे आप सिंपली याद रख सकते हैं। कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि v इक्वल टू ई अपॉन डी होता है या e इक्वल टू वी अपॉन डी होता है, तो v इक्वल टू क्या रखो सीधे डी ई, जो अल्फ़ाबेट होता है अंग्रेजी का ABCDE, तो डी ई याद रख लो। ठीक है, v इक्वल टू डी ई, और यहाँ से आपको ई निकालना है तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा v अपॉन डी, जैसे हमने यहाँ पे करा है। ठीक है, ऐसे ऐसे याद रख लो डी ई से। तो इस तरह से v हमने वहाँ क्या कितना माना है x, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है x है, और उनके बीच जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, तो इस फॉर्मूले में आप इसे रखोगे तो कितना हो जाएगा q इंटू एक्स अपॉन डी इक्वल टू mg, और इतना हो गया। अब इसे आपने सीधे सॉल्व करना है, x को यहाँ रखोगे, बाकी सब चीज़ों को ट्रांसपोज कर दोगे राइट हैंड साइड में। तो पहले आप इनकी वैल्यू रख लो, तो इनकी वैल्यू आप रख लोगे तो ये आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹ जो आपका प्रोटॉन पे चार्ज है, इंटू एक्स आपका पोटेंशियल आपको नहीं पता है 0.01, ये डिस्टेंस है प्लेट के बीच की, इक्वल टू अब जो इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और इंटू जी की वैल्यू हमने 10 ले ली है, 9.8 न लेके 10 ले ली है ताकि थोड़ा सिंपल रहे। बाकी आप इसे सॉल्व करोगे तो इतना इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक्स क्या है पोटेंशियल है, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या आएगी वोल्ट में, तो इस तरह से 10⁻⁹ वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तो काफ़ी बड़ी हो रही है वीडियो मुझे लग रहा है, और है इसमें, तो जो और क्वेश्चन है मैं एक और बता देता हूँ और उसमें अगली वीडियो में करेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन आपका लास्ट, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है अ स्मॉल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटेड थ्रेड। तो एक मेटल की बॉल है, ठीक है, और उसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैं थोड़ा नीचे को बना देता हूँ, देखिए इस तरह से इंसुलेटेड, ये थ्रेड कैसे इंसुलेटेड, मतलब इस पर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, और ये मेटल की बॉल है। अब हमने क्या करा है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड करके रखा है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब क्या होता है अगले उसमें कि इफ़ हाई एनर्जी एक्सरे बीम फॉल्स ऑन इट, इस मेटल बॉल पे हाई एनर्जी एक्सरे बॉल गिरती है। ठीक है, तो इस पर हाई एनर्जी एक्सरे बीम फॉल करेगी इस तरह से, ये आपका फील्ड हो गया है, पूरे इसे कवर करेगा फील्ड। ठीक है, तो आप देखोगे एक्सरे बीम जो है अगर इस पे गिरती है किसी मेटल पे, तो वो इससे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, अपने साथ ले चलेगी। ठीक है, और जब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देगी वो, तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जैसे प्लस चार्ज आ जाएगा तो देखिए प्लस चार्ज आ गया हमारे पास, उस पर क्या आ गया प्लस चार्ज। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होगा, तो हमें बताना है कि क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पर हमारे पास कोई प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज क्या करता है, तो प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्यों, तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या बना देते हैं इस तरह से, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे को है तो हम ये मानेंगे कि उसका सोर्स क्या है, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा रिपेल करेगा। इसलिए जो आपका ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो हमारे पास वो मेटल बॉल थी जिसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड करके रखा था, और इस पर हाई एनर्जी बीम गिरी, एक्सरे बीम गिरी, तो उसने क्या किया इस पर इलेक्ट्रॉन को निकाला इससे, और इलेक्ट्रॉन इससे निकला तो ये प्लस बन गया, और जब ये प्लस है तो ये अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे इधर को मूव कराएगा। तो कुल मिला के आप ये याद रखिए, जब भी आपको कन्फ्यूजन होता है कि अगर कोई चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, वो किस तरफ को मूव करेगा, तो आपको सीधे सीधे इस तरह से ड्रॉ करना है। अगर इधर को फील्ड लाइन्स जा रही हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ प्लस बना देना है, क्योंकि प्लस से बाहर जाती हैं, और अगर अपोजिट है तो यहाँ क्या बना दोगे माइनस। ठीक है, तो अगर इस तरह का, जैसे हम देखेंगे कि इस तरह का फील्ड है कोई, ठीक है, इस तरह का फील्ड है, तो इधर आप क्या बना सकते हैं, इधर आप माइनस बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो आपको सीधे दिख रहा होगा कि ये प्लस कहाँ जाएगा, तो ये इधर को जाएगा। इस तरह से इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मेटल बॉल थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, और अगली वीडियो में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
और आपके जो भी सुझाव होंगे वो आमंत्रित हैं। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।